हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 28 जुलाई 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं पीआईबी के वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके अलावा जो छोटे मोटे आर्टिकल्स हैं उनको हम करंट अफेयर्स की वीडियो में कवर कर चुके हैं या फिर कवर करेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो आज के बाद मैं आपको पीआईबी का पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करूंगा। क्या पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि लोग वीडियो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। 285 मेंबर्स हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, लेकिन उनको वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ पीडीएफ चाहिए। तो भाई अगर मैं 6 घंटे मेहनत कर रहा हूँ और मेरा चैनल भी प्रमोट नहीं हो रहा है, मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो उस पर व्यू ही नहीं आते हैं, तो क्या मतलब है इतनी मेहनत करने का? तो इससे अच्छा मैं उनको ही ना पीडीएफ दूँ जिन्होंने कोर्स में एनरोल कर रखा है। इसीलिए जिन्होंने नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स में एनरोल कर रखा है सिर्फ उनको ही पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ नहीं दूंगा। आप चाहें तो चैनल छोड़कर बिल्कुल जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूट्यूब से मेरी बिल्कुल इनकम नहीं हो रही है, जीरो इनकम है। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो अपने नोट्स खुद बना लीजिए। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं अपने लिए। पहला आर्टिकल है आज का, केसीसी फॉर एनिमल हस्बेंड्री, किसान क्रेडिट कार्ड एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो जारी किए गए थे उनको आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया, यानी कि अब और जारी किए जाएंगे एनिमल हस्बेंड्रीज, फार्मर्स और फिशरीज के लिए। जितने भी एनिमल हस्बेंड्री में फार्मर्स हैं या फिर फिशरीज में, उन सबके लिए केसीसी अभी भी जारी किया जाएगा। इसमें जो केसीसी लिमिट होती है वो स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से डिसाइड की जाती है। देखिए, स्केल ऑफ फाइनेंस इसको स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी जो है फिक्स करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी के साथ मिलकर। आरबीआई क्या करता है? इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करता है 2% तक का। उसके अलावा आप अगर टाइमली रीपेमेंट करते हैं अपने लोन्स का तो 3% अलग से आपका इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। लेकिन मैक्सिमम जो एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज के लिए मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 2 लाख है, याद रखिएगा, ये है 2 लाख आपका। तो केसीसी की तरह अगर आप कैपिटल चाहते हैं तो 2 लाख तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। इसमें 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन आपको इनिशियल तौर पे मिलता है, और बाद में अगर टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो 3% का अलग से मिलता है। यानी अगर 9% इंटरेस्ट रेट है तो स्टार्टिंग में 7% मिलेगा, फिर 3% और घट जाएगा तो 4% आपको फाइनल इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। स्कीम 2020-21 से कंटिन्यू है, आपको पता ही होगा, पिछले ही साल लॉन्च की गई थी, तो इसमें कुछ भूलने वाली बात नहीं है। मार्च 2021 तक 6,63,055 फार्मर्स, इनको जो है केसीसी प्रोवाइड किया जा चुका है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर की बात की जाए तो। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जो कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन थे उनको 1 लाख से बढ़ाकर 1.6 लाख कर दिया था, ये आपको बताई था। आरबीआई ने जो कोलेट्रल फ्री लोन थे एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको 1.6 लाख कर दिया था, आप याद रखिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी स्कीम 1998 में लॉन्च की थी। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाता है इनिशियल तौर पे 2% का, बाद में अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो 3% का और इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाता है। तो इनिशियल तौर पर आपको 7% के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है, हालांकि बैंकों का जो इंटरेस्ट होता है वो 9% होता है। केसीसी के तहत जो फार्मर्स होते हैं एग्रीकल्चरल फार्मर्स, वो 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं, हालांकि एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी के लिए 2 लाख है। इसमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है वो नाबार्ड और आरबीआई द्वारा बेयर किया जाता है। ये देख लीजिए, केसीसी जो एनिमल हस्बेंड्री और फार्मर्स एंड फिशरीज के लिए लॉन्च किए गए थे वो 2018-19 के बजट में अनाउंस किए गए थे। नेक्स्ट आर्टिकल है, एनिमल्स में जो डिजीज हैं उनका एरेडिकेशन करने के लिए क्या चल रहा है देश में, वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट ने लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके तहत एफएमडी डिजीज और पीपीआर डिजीज, इन 2 डिजीज पर फोकस किया गया था, इनके एरेडिकेशन पर। देखिए, एफएमडी सितंबर 2019 में नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मथुरा से। उसमें एफएमडी और ब्रुसेलोसिस पर फोकस किया गया था, दोनों वायरल जनित रोग हैं। ये क्या होता है? एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज। इसमें क्या होता है? इनका जो माउथ होता है, थूथून जिसको कहते हैं, वो पक जाता है। ठीक है। पीपीआर इरेडिकेशन 2021-22 में लॉन्च किया गया है लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत या फिर स्कीम के तहत। एफएमडी पीपीआर ये 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, और एफएमडी और पीपीआर को 2030 तक इरेडिकेट करना है, याद रखिएगा। यहां देख लीजिए, फुट एंड माउथ डिजीज हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है, कैटल और स्वाइन को प्रभावित करती है। उसके अलावा गोट्स वगैरह भी इससे अछूते नहीं है। लेकिन जो फुट एंड माउथ डिजीज है ये जूनोटिक नहीं है, यानी जानवरों से इंसान में नहीं हो सकती है, सिर्फ ये मिल्क प्रोडक्शन को डाउन कर सकती है। उसके अलावा ये पीपीआर डिजीज देख लीजिए, गोट एंड सीप में होती है, याद रखिएगा, ये भी एक वायरल डिजीज है। प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? सितंबर 2019 में मथुरा से लॉन्च किया था। इसके तहत फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसेलोसिस पर फोकस किया गया था। देखिए, फुट एंड माउथ डिजीज इसको 2025 तक कंट्रोल करना था और 2030 तक इरेडिकेट करना था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। जो खासी लैंग्वेज है उसको 8th शेड्यूल में, यानी संविधान की जो 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं वाली है उसमें शामिल किया जाएगा। देख लेते हैं क्या आर्टिकल।
हाल ही बताया गया है जो खासी करके आपकी भाषा है, लैंग्वेज है, कहाँ की? मेघालय की गारो खासी जयंतियाँ, वहाँ की जो भाषा है खासी, उसको 8वें शेड्यूल में शामिल कर लिया जाएगा। जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। इससे पहले 1996 में पहलवा और सितका मोहपात्रा कमेटी ने भी कहा था कि खासी को शामिल कर लेना चाहिए। पहलवा कमेटी और सीताकांत मोहपात्रा कमेटी ने भी ऐसा कहा था, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया था। 8वीं शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। लेटेस्ट भाषाएं जो ऐड हुई थी वो आप देख लीजिए, कब ऐड हुई थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 2003 में 92nd अमेंडमेंट के द्वारा ये 4 भाषाएं ऐड की गई थी। उससे पहले कितनी थी? उससे पहले 18 थी। अभी संविधान के जो 8वां शेड्यूल है उसमें 22 भाषाएं हैं। इनिशियल तौर पर याद रखिएगा 14 थी सिर्फ, बाद में धीरे धीरे ऐड की गई और 22 भाषाएं हो गई। ये जो 8वीं शेड्यूल है ये आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक आती है। अब खासी भाषा को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। आर्टिकल 343 के तहत जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की वो हिंदी होगी देवनागरी लिपि में, लेकिन इंग्लिश की भी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इंडिजिनस राइट्स को प्रमोट करने के लिए क्या किया जा रहा है इंडिया में, देख लीजिए। ICAR इन्होंने 575 इंडिजिनस राइस की वेराइटीज डेवलप की हैं। उसके अलावा 26 कम्युनिटी सीड बैंक स्थापित किए हैं ताकि इंडिजिनस राइस को प्रमोट किया सके। तो ये 575 वेराइटीज याद रखिएगा, 574 वेराइटीज और 26 कम्युनिटी सीड बैंक स्थापित किए गए हैं, ये याद रखिएगा। उसके अलावा 2009-10 से प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी, इसके द्वारा जीनोम सेवर अवार्ड लॉन्च किया गया था। जीनोम सेवर अवार्ड इंडिजिनस राइस वेराइटीज को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया था। 3 कैटेगरी में जीनोम सेवर अवार्ड दिया जाता है। कौन देता है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी। इसको 2001 में स्थापना की गई थी एक्ट के द्वारा, और ये पालन करता है आपके ट्रिप्स 1994 के एग्रीमेंट का, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। WTO जो कि 1995 में आया था, उसने ट्रिप्स पास किया था पेटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। तो इंडिजिनस राइट्स को प्रमोट करता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट अथॉरिटी। ये ट्रिप्स एग्रीमेंट को इंडिया में इंप्लीमेंट करने में हेल्प भी करता है। उसके अलावा फिश फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ये क्या कर रहा है? फिश फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल असिस्टेंट कर रहा है ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर इन्हांस हो सके और वो फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? 5 FPO स्थापित करने में, FFPO स्थापित करने में, फिश फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, इनको स्थापित करने में हेल्प कर रही है। 5 FFPO बिहार, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और यूपी में स्थापित किए जाएंगे पैलेट बेसिस पर। पर्पस क्या होगा? ब्लू रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाना। देखिए, इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2020-21 में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 50 FFPO स्थापित किए जाने हैं 24.50 करोड़ की लागत से। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये 2020-21 के दौरान 50 FFPO स्थापित करेगी, याद रखिएगा। ये तो 50 करेगी, उसके अलावा आपका नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, ये 2020-21 के दौरान 22 FFPO और स्थापित करेगा। तो 50 वो स्थापित करेगा आपका नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और आपके 22 कौन स्थापित करेगा? NFDB जो कि हैदराबाद में वो स्थापित करेगा। और ये सब कुछ किया जा रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2015 में लॉन्च की थी। पर्पस था 2024-25 तक जो फिश प्रोडक्शन है 70 लाख टन और बढ़ाना, साथ ही साथ फिशिंग एक्सपोर्ट के द्वारा इनकम में 1 लाख करोड़ का इजाफा करना। पर्पस था जो फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है उनको डबल करना 2025 तक। साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इनको 20-25 से घटाकर 10% लाना। अभी तक का हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है फिश सेक्टर में, कितना किया गया था? 5 वर्षों के दौरान, यानी 2020-21 से 2024-25 तक 20,050 करोड़ रुपए, 20,050 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाना था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, जो अभी तक का हाईएस्ट एवर आपका इन्वेस्टमेंट था। तो ये है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और FFPO फिश फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा, 50 आपका नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और बाकी 22 जो है आपका नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड 2020-21 के तहत स्थापित करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है गरीब कल्याण रोजगार योजना। इस पर आर्टिकल है, देख लेते हैं क्या है। देखिए, 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार योजना लॉन्च की थी। इसमें 125 डेज का जॉब देना था रूरल एरियाज में, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक से अफेक्टेड जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वापस लौट के आ रहे थे, तो 125 डेज का रोजगार देना था। 25 जो कार्य थे यानी वर्क्स थे उन पे फोकस किया गया। 25 कैटेगरी के काम थे, इनको पहले भी मनरेगा में इंक्लूड किया जा चुका था। टोटल 12 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट इन्होंने
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में पार्टिसिपेट किया। 50,000 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किया गया इसके लिए, जिसमें से आपका 39,293 करोड़ रुपए खर्च हो गया। और वर्क कितने दिनों का जनरेट हुआ, तो 50.78 करोड़ पर्सन्स डे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। पर्सन्स डे मतलब जितने वर्कर्स को काम मिला इनटू यानी डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई बाई जितने दिनों का काम मिला, आपस में डिवाइड कर लीजिए तो पर्सन्स डे वर्क निकल जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, इसके तहत सबसे ज्यादा पर्सन्स डे एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट हुआ, तो राजस्थान में जनरेट हुआ, फिर आपका बिहार में जनरेट हुआ। टोटल 6 स्टेट यही थे आपके, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट हुआ आपका राजस्थान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत। टोटल 116 जिलों को शामिल किया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना में। इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। कहाँ से लॉन्च किया था, बिहार में खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का तेलिहर विलेज था, वहां से लॉन्च किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ये देख लीजिए फर्टिलाइजर सब्सिडी, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि जो आपका यूरिया का बैग है उसका साइज है 45 kg बैग, इसका प्राइस कितना है 242 रुपीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी 2010 से रन की जा रही है ताकि फॉस्फेटिक और पोटेसिक यानी फास्फोरस और पोटेशियम के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके लिए सब्सिडी प्रोवाइड किया सके। ये बहुत फैक्चुअल डाटा है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं क्या है। डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी आप जानते होंगे, डीएपी में 46% फास्फोरस होता है, 18% नाइट्रोजन होता है। बस यही चीज आपको याद रखनी है। देखिए इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है यूरिया सबसे ज्यादा यूज होता है, फिर आपका डीएपी सेकंड मोस्ट यूज है। डीएपी में 46% फास्फोरस होता है, 18% नाइट्रोजन होता है, जबकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। आपको ये याद रखना है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स के लिए दी जाती है। इसमें एनपीके और सल्फर इनको शामिल किया जाता है, यानी सब आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो हो ही गए, फिर सल्फर आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हो गया, फिर मोलिब्डेनम और जिंक इनको भी एडिशनल सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी 2010 से रन की जा रही है। इसका टारगेट क्या है, जो एनपीके रेशियो है उसको 4:2:1 करना। हालांकि इंडिया में अभी कुछ और ज्यादा है, वो धीरे धीरे संशोधित हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल है 2021-22 के लिए मनरेगा में 73,000 करोड़ दिए गए हैं। देख लेते हैं क्या है, ये लिख लीजिए आप। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एमजी नरेगा, इस बार के बजट में उसके लिए 73,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जो कि पिछली बार से 11,500 करोड़ अधिक हैं। सिर्फ बजट एलोकेशन की बात करें तो, अदरवाइज पूरा एलोकेशन पिछली बार 81,000 करोड़ के आसपास हुआ था। तो इस बार जो बजट एलोकेशन है वो 73,000 करोड़ का है एमजी नरेगा स्कीम के तहत। देखिए 2021-22 की बात करें तो 23 जुलाई तक 6.51 करोड़ पर्सन्स को जॉब प्रोवाइड किया जा चुका है एमजी नरेगा स्कीम के तहत। बाकी ये देख लीजिए आप, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है खासकर। एमजी नरेगा 2021-22 में जो है इसके द्वारा 25 लाख एसेट जो है बनाई जानी है एमजी नरेगा में। एमजी नरेगा बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। 2005 में एक्ट के द्वारा पास की गई थी। पायलट बेसिस पर इसको 2006 में रन किया गया था और पूरे इंडिया में रन कब से किया गया, 2008 से पूरे इंडिया में रन किया गया था। 2008 तक इसका नाम था नरेगा, लेकिन 2009 में इसका नाम कर दिया गया एमजी नरेगा। तो 3 अक्टूबर 2009 को इसका नाम हो गया एमजी नरेगा। इस जो मनरेगा एक्ट है उसमें क्या होता है, देखिए जितना भी एसेट्स का क्रिएशन होता है उसका 60% जो एक्सपेंडिचर होता है वो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज के लिए होता है। सपोज करिए आप जितनी भी एसेट्स बना रहे हैं उसमें से 60% आपको एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए बनाई जानी चाहिए। उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान 73% जो एक्सपेंडिचर होना है वो एग्रीकल्चर और एलाइड वर्क के लिए होना है। मनरेगा के तहत 2021-22 में अभी तक सबसे ज्यादा जॉब किसने दिए हैं, आंध्र प्रदेश ने दिए हैं, फिर मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा जॉब दिए हैं अभी तक की बात की जाए तो। मनरेगा स्कीम मैंने अभी बताया आपको 2005 में लॉन्च हुई थी। 2008 पास हुआ था 2005 में, स्कीम लॉन्च हुई थी 2006 में, पूरे देश में लॉन्च हुई थी 2008 में। पहले इसका नाम था नरेगा, फिर 2009 में इसका नाम नरेगा एमजी नरेगा कर दिया गया। हालांकि ये कॉन्सेप्ट किसका था, तो ये कॉन्सेप्ट था पीवी नरसिम्हा राव जी का। 1991 में ये कॉन्सेप्ट आया था। एमजी नरेगा गारंटी देती है राइट टू वर्क। एमजी नरेगा के तहत 100 डेज का रोजगार दिया जाता है। 5 किलोमीटर के दायरे में ही आपको रोजगार देना है और अगर 15 दिनों का आपको मतलब 15 दिनों में आपका एप्लीकेशन होने के बाद रोजगार नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पेनल्टी बेयर करेगी, सारी जो आपको सैलरी देगी उसके साथ साथ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी पे करेगी। जो एमजी नरेगा में जॉब कार्ड इशू किए जाते हैं वो ग्राम पंचायत इशू करती है
और ऑडिट का काम हर 6 महीने पे किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा द्वारा। ग्राम सभा में मतलब 18 वर्ष के ऊपर के सारे नागरिक होते हैं, वो ऑडिट कर सकते हैं, अथॉरिटी उनको ही होती है। तो इतने आर्टिकल्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। और PDF नहीं मिलेगी अब, सॉरी।